श्यामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू किराना दुकान में काम किया करता था और जब भी दिवाली का मौसम आता तो वो सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था। इस तरह दिवाली में दिए बनाकर बेचने से टिल्लू की ऊपरी कमाई हो जाती थी। एक बार ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और टिल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर में जब दिए बना रहा होता है तब उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस पर पीलू आकर उससे कहती है, पिताजी आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, अब आप दिए मत बनाइए। अरे बेटी, अभी तो दिवाली का त्योहार है, अगर मैं दिए नहीं बनाऊंगा तो मेरी ऊपरी कमाई कैसे होगी? फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं कि नहीं? पिताजी आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं दिए बना लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। अरे पीलू, तू क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, दिए बनाएगी और फिर तेरी परीक्षा भी तो पास में है, तू उसकी पढ़ाई कब करेगी? तुझे पढ़ लिख कर शहर में भी तो जाना है। पिताजी आप ज्यादा सोचिए मत, दवाई खाइए और आराम कीजिए। अच्छा, जैसा तू बोले। फिर पीलू अपने पिताजी को दवाई दे देती है और जब वो सोने लगता है तब पीलू दिए बनाने लगती है। लेकिन पीलू ना सिर्फ दिए बनाती है बल्कि उनमें सुंदर सी पेंटिंग भी कर देती है। इससे उसके दिए और भी सुंदर लगने लगते हैं। अगले दिन पीलू दियों को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर दिए, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर दिए, रंग बिरंगे पेंटिंग वाले दिए। पीलू के पास बबली चिड़िया आती है। पीलू, ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, महंगे हैं क्या? अरे नहीं बबली जी, आपके घर की शान में 4 चांद लगा देंगे और ये महंगे भी नहीं हैं। अच्छा बता, कितने के हैं ये दिए? बबली मैम, ये 20 रुपए के 4 दिए हैं, बताइए आपको कितने दूं? फिर बबली दिए लेकर वहाँ से चली जाती है। हरिया काका पीलू की दुकान में आते हैं। अरे पीलू, ये दिए तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ हरिया काका, ये आपके बंगले की शान बढ़ाएंगे, इन्हें आप ले जाइए। हाँ, ऐसे दिए तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस तरह से पीलू के पूरे दिए उस दिन बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आती है। इसके बाद पीलू अपने पिताजी को उस दिन की कमाई दिखाती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरे दिए वाकई में बहुत सुंदर हैं। चल अब तू भोजन कर ले, दिन भर से तू थक गई होगी। फिर पीलू भोजन करके वापस से दिए बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू दिए लेकर उस बाजार में जाती है जहाँ पर अमीर पक्षी खरीदारी करने आया करते थे। वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी दुकान वाला एक गरीब मजदूर को डांट रहा है। तुमको मैंने 1000 दियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे सिर्फ 100 ही दिए दिए हैं। अब बताओ, मेरे इतने बड़े बड़े अमीर ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूंगा? माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने इस बार दिए बनाते समय मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी पतली हो गई, इस वजह से मैं आपको दिए नहीं बना के दे पाया हूँ। अरे तूने मिट्टी में पानी मिलाया या पानी में मिट्टी मिला दिया है? तेरी वजह से नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये सुनकर पीलू दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, सेठ जी ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ये दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है, ऐसे पेंटिंग वाले सुंदर दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। अरे वाह, ऐसे दिए तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन चिड़िया, तुम 1000 दियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? पीलू हाँ कहकर उसे 200 दिए देकर चली जाती है और घर में दिन रात मेहनत करती है और 1000 दियों का ऑर्डर पूरा करती है। 1000 दिए ले जाकर पीलू दुकान वाले को देती है। वाह पीलू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारे दिए अमीर चिड़ियाओं को जरूर पसंद आएंगे, फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बड़ा ऑर्डर दूंगा। इस तरह से पीलू रिकॉर्ड तोड़ दिए बनाती है और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। फिर पीलू अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कभी नहीं, इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
रामपुर नाम के गांव में दो भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। चिंटू और पिंकी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाने बनाकर स्कूल जाने से बचा करते थे। पिंकी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है और कल मुझे स्कूल भी नहीं जाना, बताना क्या करें। चिंटू, होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया। ऐसा करते हैं, तबीयत खराब होने का बहाना बना लेते हैं। ऐसा करेंगे तो मम्मी हमें स्कूल नहीं भेजेगी। दोनों आज रात ही तय कर लेते हैं कि कल वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे। अगले दिन उनकी मम्मी के पास आती है। अरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तुम चिंटू, तुम तो जाओ। मम्मी, मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा क्या खा लिया तुम लोगों ने जो इतना दर्द हो रहा है? ये तुम बहाना तो नहीं बना रहे? सच सच बताओ। नहीं मम्मी, सच बोल रहे हैं। तभी चिंटू के पापा अंदर आते हैं। सोनो, अरे भाग्यवान, जब उनकी तबीयत सही नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? बच्चों, लो तुम ये दवाई खा लो, तुम्हारे पेट दर्द को आराम मिलेगा। बच्चे सोने की दी हुई वो पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं, पर कुछ घंटों बाद दोनों को तेज दर्द होने लगता है। चिंटू, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ तो करो ना, सहन नहीं हो रहा है, दर्द तो मुझे भी बहुत है, रुक मैं कुछ करता हूँ। चिंटू अपने पापा के कमरे में जाता है, कुछ दवाई देखने लगता है। तभी उसे एक पीली रंग की दवाई दिखाई देती है। वो उसे छुपाकर अपने साथ ले आता है और पिंकी को देता है और खुद भी एक गोली खा लेता है। पिंकी, मैंने पापा के मुँह से एक बार सुना था कि जब ज्यादा पेट दर्द हो जाए तो ये गोली सब ठीक कर देती है, तो देखना हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई, सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो, पता नहीं क्या खा लिया है। ऐसे ही 5 घंटे और बीत जाते हैं, पर उन दोनों का दर्द कम होने की बजाय और बढ़ जाता है और दोनों दर्द से रोने लगते हैं। भाई, बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, उस दवाई से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दर्द और बढ़ गए हैं। मुझे भी नहीं पता भाई, आप कुछ करो ना, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने दवाई खाकर गलती तो नहीं कर दी। तभी उनकी माँ उनके सामने आती है। गलती तो करी है तुमने, चलो अब सच सच बताओ, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों? नहीं तो मुझे और तरीके भी आते हैं पता करने के, तुम अपनी माँ को सब सच सच बता दो। दोनों अपनी माँ को सब सच सच बता देते हैं। बच्चों, बिना दर्द के दवाई खाओगे तो यही होगा ना, झूठ बोलने की सजा है तुम्हारी। अब बताओ, आगे से कभी झूठ बोलोगे? नहीं मम्मी, नहीं, कभी नहीं। इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर प्लीज ये दर्द सही करवा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगे जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। चुनमुन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उन दोनों को देखकर उन्हें कुछ दवाई देते हैं, जिसे खाकर वो दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं। पर आज उन्हें ये सीख भी मिल जाती है कि झूठ बोलने से क्या क्या हो सकता है, और वो आगे से कभी ना झूठ बोलने की कसम खाते हैं। अमृता अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाती है। अमृता छोटी बच्ची थी और अपनी माँ की गोद में बैठ के सैर कर रही थी, इसीलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगता। उसकी मम्मी खुद के लिए और उनकी पापा के लिए टिकट लेने गई। भैया, 2 टिकट देना। तो अमृता पूछती है, मम्मी मेरे लिए टिकट नहीं लोगे? तो मम्मी कहती है, अरे बच्चे, तुम तो छोटे हो, इसलिए तुम्हें कोई टिकट नहीं लगेगा। ऐसे कहते हुए तीनों चिड़ियाघर में जाते हैं। अमृता ने चिड़ियाघर में देखा कि अंदर एक तालाब है, उसमें ढेर सारे बतख और बगुला तैर रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगा, तो अमृता बतख को पूछती है, अरे बतख, मेरी सहेली बनोगी? मुझे भी पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? तो उसको उत्तर में बतख क्वक 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 करते हुए हंसता है। उसके बाद अमृता ने देखा कि एक बंदर बैठा है, वह छोटे छोटे बंदरों को खिला रहा है और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं। तो अमृता मम्मी को पूछती है, अरे माँ, मुझे खाना खिलाने के लिए आप मेरे पीछे भागते हो, मगर बंदर को देखो, माँ आगे भाग रही है और बाकी बंदर पीछे। ऐसे कहते हुए जोर से हंसती है और उसकी माँ भी उसकी खुशी देखे उसकी खुशी में शामिल होती है। हाँ हाँ बच्चू, तुम भी तो बंदर से कम हो क्या, तुम मेरी प्यारी सी छोटी बंदर हो, ऐसे बोलती है। अमृता मम्मी पापा के साथ आगे जाते जाते देखती है एक भालू।
उसके बाद लंबी गर्दन वाली एक जिराफ को देखा और ढेर सारे शेर को भी देखा। शेर बहुत जोरों से गरज रहा था। छोटे छोटे बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। अरे माँ, ये इतना क्यों गरज रहा है? मुझे भी डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटे, ऐसे डरते नहीं हैं। शेर खामखा किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर उसको भूख लगी है तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए ही वो शिकार करता है। ये तो पिंजरे में है ना, तो डर किस बात की। तो अमृता बहुत खुश हुई और नजदीक से शेर को देख के तालियां बजाने लगी। फिर अमृता ने देखा एक हाथी का झुंड और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे। वह आपस में खेल रहे थे और इस तमाशे को वहाँ के सारे बच्चे देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए थे। बड़ा हाथी छोटे छोटे हाथियों के बदन पे अपनी सूंड में पानी लेते हुए नहला रहा है और छोटे छोटे हाथी लाइन से अपनी माँ के पीछे आगे घूम रहे हैं। अमृत ये सब देख रही थी और उसे लगा अपनी माँ की गोद में बैठ के जो सैर कर रही है वो गलत है। जब वहाँ से बाहर निकले तो अमृत अपनी मम्मी की गोद में नहीं थी। अमृत ने चिड़ियाघर में ये भी देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे वहाँ अपने पैरों पे चल रहे थे। कोई भी अपनी मम्मी पापा के गोद में बैठा हुआ नजर नहीं आया। अमृता भी अपनी मम्मी पापा के हाथ पकड़ के अपने छोटे छोटे पैरों से चलने लगी। असल में अमृता एक डरपोक और बहुत ही जिद्दी बच्ची थी। उसकी जिद को कम करने और डर को भगाने के लिए ही अमृत के मम्मी पापा उसे चिड़ियाघर ले आए थे। अमृता खुद अपनी प्रेरणा से बिना गोद में बैठे चलते हुए देख के उसकी मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। इतना ही नहीं, अमृता चिड़ियाघर में रेलगाड़ी में भी सैर किया और ऊंट की सवारी भी की। सदैव बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों के मन के विकास के लिए उन्हें दुनिया का रूप दिखाना जरूरी होता है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं। इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू?
तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ, कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ, भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ, कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो, लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। बड़ी सी जंगल थी। उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे नदी से बाहर निकालो। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ गई। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। नदी के पास जाकर बैठने वाली कबूतर सोचती है, अरे इसको कैसे बचाएं? ये तो इत्तू सा मधुमक्खी है। हाँ, आइडिया। ऐसे कहते हुए एक तरकीब सोचती है। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़कर उसे नदी में गिरा दिया और मधुमक्खी से कहा, अरे मधुमक्खी, आप न इस पत्ते पर बैठ जाओ, मैं अपनी चोंच में इसे लेके नदी से बाहर उड़ जाऊंगी। हाँ, आपकी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, आप बहुत होशियार हो, मैं जरूर उस पत्ते पे बैठ के नदी पार करूंगी। वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख चुके थे। तब वह उड़ने के लिए तैयार थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रही थी और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बात की एहसास नहीं हुई। लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। अरे बदमाश लड़के, कबूतर सो रहा है तो उसको निशाना बना रहे हो। देखो मैं क्या करती हूँ,
मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी। अरे बहुत जलन हो रही है, मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कहते हुए रोने लगा। लड़के की रोने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गई थी। कबूतर को सारी माजरा समझ में आ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। अरे मधुमक्खी, तुम तो मेरी जान बचाई, वरना इस बदमाश लड़के ने तो मुझे निशाना बना लिया था। अरे मैंने आपकी उपकार नहीं भूली। ऐसे दोनों बात करते हुए जंगल में उड़ गए। हमें भी जरूर मुसीबत में फंसे व्यक्तियों को मदद करनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा कर्म से अच्छा फल।